दोस्तों बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस्राएल के तेल अवीव के पास नेस जियोना में जंगल में लगी भीषण आग, घर छोड़कर भागे लोग, कहीं घर जलकर हुआ राख। वहीं तकनीक से भी ज्यादा शातिर निकला खामेनी का दिमाग, चाह कर भी इस वजह से मार नहीं पाया इस्राएल। जानेंगे इस्राएली रक्षा मंत्री ने क्या दावा किया है। इसी के साथ अगली खबर बेहद हैरान करने वाली है। अमेरिका ईरान को देगा बहुत सारा पैसा, कितना रकम है और किस काम के लिए, सब कुछ आगे इस वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ यमन में गाजा के समर्थन में विशाल प्रदर्शन, सना में लाखों की भीड़, हमास और यमन के रिश्ते मजबूत। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों गुरुवार को इस्राएल के नेस जियोना शहर जो तेल अवीव के पास स्थित है, वहां पर भीषण जंगल की आग भड़क उठी। ये आग तेज गर्मी के कारण लगी और तेजी से रिहायशी इलाकों तक फैल गई। इस वजह से कई लोगों को उनके घरों से निकाला गया। ये जानकारी इस्राएली आर्मी रेडियो और अनादोलू एजेंसी ने दी। आग सबसे पहले एक खुली और पेड़ों से घिरी जगह पर लगी, फिर वहां से रिहायशी इलाकों की ओर फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 इमारतें जलकर खाक हो गई। सबसे नज़दीक के इलाकों से लोगों को फौरन सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, जबकि 21 फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी तक किसी के चोट या हताहत की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग लगने की सटीक वजह अभी पता नहीं चली, लेकिन गुरुवार को इस्राएल में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नेस जियोना ऐसा इलाका है जो घास और खेती वाली सूखी ज़मीन से घिरा हुआ है। गर्म और सूखे मौसम में ऐसी जगहों पर आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सूखी घास बहुत जल्दी जल उठती है। दोस्तों आपको पता होगा, इसी साल मई महीने में यरूशलेम और तेल अवीव में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें 21 लोग घायल हुए थे और 20,000 डूनम यानी करीब 4,940 एकड़ जंगल जल गया था। उस आग पर काबू पाने में 31 घंटे लग गए थे। तब भी गर्म मौसम और तेज हवा ने आग को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और 10 कस्बों और गैर कानूनी बस्तियों को खाली कराना पड़ा था। इसके बाद भी इस्राएल में छोटे छोटे इलाकों में आग लगी, जिससे संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई नई चोट या हताहत की खबर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान से जंग में इस्राएल ने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के प्रयास किए थे, लेकिन खामेनी के शातिर दिमाग की वजह से इस्राएल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। ये खुलासा खुद इस्राएल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने किया है। कार्ड्स के मुताबिक खामेनी को मारने के लिए हमने हर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस्राएल के चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में कार्ड्स ने कहा कि पहले दिन से हमारी कोशिश खामेनी को मारकर ईरान को बड़ा झटका देने की थी, लेकिन खामेनी शातिर निकले और अंडरग्राउंड हो गए। कार्ड्स के मुताबिक अमेरिका ने यह बयान जरूर दिया कि हम खामेनी को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें मारने के लिए किसी भी देश की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। हमने जब ईरान के सैन्य कमांडरों को मारा, तब से खेल खराब हो गया। खामेनी ने मरने वाले सैन्य अधिकारियों के बदले जिन अफसरों की नियुक्ति की, हमें उसके जरिए खामेनी की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरे जंग में खामेनी ने नए अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। यही वजह है कि हमारे लोग खामेनी के लोकेशन को नहीं ढूंढ पाया, जिसकी वजह से वो बच गए। यानी दोस्तों जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, लेकिन इस्राएल यहाँ पर तरह तरह के दावा कर रहे हैं। दरअसल 13 जून को ईरान में इस्राएली हमले शुरू होते ही खामेनी तेहरान के पास एक बंकर में चले गए। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक खामेनी ने खुद की सुरक्षा स्पेशल फोर्स वली ए अमर के हवाले कर दिया। वली ए अमर को ईरान का सबसे मजबूत सुरक्षा बल माना जाता है। इस संगठन में करीब 12,000 जवान हैं, जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कहा जाता है कि बंकर में छिपने के बाद खामेनी ने अपने लोगों से सिर्फ शारीरिक तौर पर ही मुलाकात की, यानी उनके सुरक्षा कर्मियों ने फोन को दूर कर लिया। एक्सियोस ने अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिरने के बाद एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बम गिराने से पहले खामेनी से समझौते पर हामी चाहते थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनका संपर्क सुप्रीम लीडर से नहीं है। इसी के साथ अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी हैरान करने वाली है। दरअसल अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को $30 अरब यानी करीब 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत ईरान यूरेनियम का संवर्धन किए बिना सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा $6 अरब तक की राशि तक पहुंच मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा परमाणु कार्यक्रम होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली या ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, न कि हथियार बनाने के लिए। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं जो परमाणु रिएक्शन का उपयोग कर बिजली पैदा करते हैं। इसका सैन्य उद्देश्यों या हथियारों से कोई लेना देना नहीं होता। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। 20 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और खाड़ी देशों के नेताओं के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अमेरिका का कहना है कि वो इस कार्यक्रम के लिए सीधे पैसे नहीं देगा, बल्कि उम्मीद है कि खाड़ी के दूसरे देश इसमें निवेश करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शुक्रवार को यमन के कई शहरों सदआ, रेमा और मारिब में फिलिस्तीनी जनता और उनके प्रतिरोध आंदोलन के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन यमन में हर हफ्ते होने वाली उस मुहिम का हिस्सा है जो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए चलाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो बैनर थे उनमें लिखा था, ईरान को उसकी जीत की बधाई, गाजा के साथ डटे रहेंगे जब तक जीत नहीं मिलती। इन नारों के जरिए यमनी जनता ने हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी मजबूत एकता जताई। प्रदर्शन सदआ, रेमा और मारिफ के हर छोटे बड़े इलाकों में हुए, जिनमें मुख्य चौराहों और उप शहरों की गलियों तक भीड़ उमड़ पड़ी। इन रैलियों ने एकता और राजनीतिक संदेश का बड़ा रूप ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी सना के साबिन चौक में शुक्रवार शाम को एक विशाल प्रदर्शन की योजना थी, जहां आयोजकों का दावा है कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि हुदैदा, हज्जा, इब, अमरान, तईज, धमार, अल जौफ, महित, अल बैदा और लाहिज जैसे जिलों में भी 500 से ज़्यादा जगहों पर लोगों ने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। इससे ये साफ हो गया है कि गाजा के साथ यमन की एकजुटता अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है और यमनी जनता इजरायली हमलों के खिलाफ खुलकर खड़ी हो रही है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हमास के सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ ने यमन की सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद अल गमारी को एक भावुक संदेश भेजा। इस पत्र में लिखा गया, आपने गाजा में अपने भाइयों की हिफाजत के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है, जो केवल बहादुरों का हक होता है। आप इस उम्मा के सबसे आगे खड़े हुए हैं। जंग, समर्थन, संघर्ष, जन संगठन और सम्मान के हर मोर्चे पर। उन्होंने आगे कहा, यमन की यह भूमिका इतिहास में दर्ज होगी और आने वाली नस्लें इसे याद करेंगी। अल्लाह यमन के जिहाद और कुर्बानियों को जाया नहीं करेगा। ये संदेश ऐसे समय पर आया है जब यमन में अंसारुल्लाह यानी हौथी की अगुवाई में यमन लगातार गाजा के समर्थन में सक्रिय है। यमन की तरफ से इजरायल से जुड़े जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हो या रेड सी और अरब सागर में। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।